नारायण नारायण दगड़ियों जल जंगल जमीन सीरीज में पानी पे चर्चा के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पुनः स्वागत। अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड के विभिन्न तरह के जल स्रोतों के संबंध में। ये जल स्रोत कौन कौन हैं और इन जल स्रोतों का हमारे जीवन के सांस्कृतिक तौर पे क्या संबंध है, ये सब चर्चा के लिए पुनः हमारे सामने प्रस्तुत हैं श्री अमित जी। नारायण नारायण अमित जी। अमित जी, तो आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि हमारे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर पानी के कौन कौन से स्रोत मौजूद हैं या ऐतिहासिक रूप पे किस किस तरह के स्रोत यहाँ पर होते हैं। जी देखिए, हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ पर पे काफ़ी पहले से ही जल को बचाने के लिए जो है परंपरागत तौर से काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने यहाँ पे व्यवस्थाएं की थी और हमें प्रकृति ने भी काफ़ी कुछ दिया है और उन्हीं में मैं कुछ एक आध का जो है वो यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। उनमें आपका आती हैं, जैसे कि आपका आता है नौले, दूसरी चीज़ आती है आपके खाल, धारा, घराट, गूल और भी बहुत सारे हैं, किंतु मुख्यतः जो उत्तराखंड में पौराणिक काल से चले आ रहे हैं वो ये सब हैं। उनमें जो पहला आता है वो है नौले। तो नौलों की अगर बात करें तो ये आपका जो है मतलब इसका एक वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार इस तरीके से है कि जैसे आपका एक पहाड़ है ऊंचा, अब मैं इसको थोड़ा सा तकनीकी रूप से समझाने की कोशिश करूंगा और अपनी सरल भाषा अपनी हिंदी भाषा में मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो माना कि आपका यह पहाड़ है, अब इस पहाड़ में नीचे जो है आपका एक चट्टान होगी, ठीक है। अब ये जो चट्टान है इसके ऊपर में आपका एक भुरभुरी जो है मतलब पहाड़ होगा, यानी कि उसमें मिट्टी होगी और इसमें आपके पेड़ वगैरह हैं। तो होता क्या है कि आपका माना यहाँ से बारिश हुई, तो बारिश हुई तो ये पानी जो है सारा का सारा एक तरीके से इन चट्टानों में आकर के भर जाएगा और ये धीरे धीरे इससे इसका वाटर टेबल जो है ये बढ़ा। अब ये पानी जो है ये इसका एक पैसेज होगा, ठीक है, मतलब एक रास्ता जाएगा, एक चैनल जैसा रहेगा, वो उसके द्वारा जो है नौले बनते हैं और वो विभिन्न गाँवों में, या फिर ये कह लीजिए कि गाँवों की जो संस्कृति है वो नौलों पर ही आधारित है। चाहे आप कुमाऊं मंडल की बात करें, चाहे आप गढ़वाल मंडल की बात करें, तो ये संस्कृति उसी हिसाब से वहाँ पर पे डेवलप हुई है, यानी कि वहाँ पर पे इसी तरीके से ये पनपी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पैदाइशी हम यहाँ से हुए हैं और इतने साल हमें उत्तराखंड में रहते रहते हो गए। यहाँ के कई अलग अलग गाँव में हमारा जाना रहा है जी, लेकिन शायद ही कोई गाँव मेरे को मिला जिसमें मैं गया और उसके आसपास कोई नौला ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गांव बसता है किसी जगह पर तो नौला उस गांव का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर नौला उस गांव में नहीं है तो वो गांव बसेगा ही नहीं। जी देखिए, हमारा जो ये शरीर है, मनुष्य शरीर है, इसमें 70% तो पानी है और पानी की जरा सी भी अगर कमी होती है तो हमें दिक्कत आ सकती है। एक बार के लिए आप एक हफ्ते तक बिना खाए तो रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए आप शायद 3 दिन के बाद भी जीवन संभव नहीं है। तो पानी इतना आवश्यक चीज़ है और जब पानी आता है तो साथ में उसके आसपास में आपकी आबादी बढ़ी तो फिर वो उसके हिसाब से वहाँ पर पे खाने वगैरह मतलब अन्न वगैरह की भी व्यवस्था करेंगे, यानी कि अब वहाँ पर पे वो खेती बाड़ी भी होगी। साथ में आपके, चूँकि उत्तराखंड में खेतीबाड़ी का या फिर इसके लिए आपको जंगल की भी आवश्यकता है। तो आप देखिए तो कोई भी जो गांव होगा उसके पास में जंगल अवश्य होगा, या तो वो तलहटी का गांव होगा या थोड़ा ऊपर की ओर को धार पे बना हुआ गांव होगा। तो वहाँ पर पे आप जो है एक नौला अवश्य देखेंगे। उसके पीछे कारण यही है कि आपका जल जो है वो एक अति आवश्यक चीज़ है। तो अगेन यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं, पुनः वही बात सामने आ गई
कि जल, जंगल और जमीन तीनों एक दूसरे से यहाँ पर पुनः रचे पचे हैं जी। ये परंपरागत रूप से रचे पचे हैं कि अगर आपने ये सोचे कि जल ही जल है, जंगल ना हो, तो वो संभव नहीं है। और केवल जंगल हो और जल ना हो तो ये भी संभव नहीं है। और जल और जंगल है तो ज़मीन भी है। तो जल, जंगल, ज़मीन, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये, या फिर मैं कहूँ जल, जंगल, ज़मीन और जीवन, ये चारों चीज़ें एक दूसरे से पूर्णतः गुथी हुई हैं। मतलब इनको अगर आप कहें तो अच्छे से ये गुथी हुई चीज़ें हैं हमारी। और ये पूरे हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में हर जगह आपको ये मिलेगी। इसी बात पे मैं अब आपको थोड़ा बहुत और जानकारी देता हूँ अपने नौलों के बारे में। तो ये जो नौले हैं, ये जैसे आप देखें तो अल्मोड़ा हमारा एक शहर है और सांस्कृतिक राजधानी, कुमाऊं मंडल की सांस्कृतिक राजधानी भी रहा है। और ये बसाया गया शहर है। ये ऐसा नहीं है कि ये पौराणिक काल का शहर हो। ये चंद्रवंशी राजाओं ने इसको बसाया। मध्यकालीन भारत में इसको बसाया गया। तो इसको बसाने के पीछे एक कारण रहा कि वहाँ पर पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे नौले हैं। और उसका जो मुख्य स्रोत है वो है आपके कसार देवी के जंगल। अब एक रोचक बात देखिए, कसार देवी जो है आपका ऊपर की तरफ है, या मतलब कसार देवी के पास के जंगल, और नौले जो हैं वो आपके अल्मोड़ा में आते हैं, नहीं थोड़ा नीचे पड़ जाते हैं। वहाँ से सारा का सारा पानी जो है इधर अल्मोड़ा के नौलों में आता है। जनरली आपको क्या है कि एक नौले के लिए एक बड़ा कैचमेंट एरिया चाहिए। कैचमेंट एरिया मतलब एक तरीके का तालाब या खाल। और अल्मोड़ा में आपको कोई खाल नहीं मिलेगा। उसके पीछे कारण क्या है? आपका आपके कसार देवी के जंगल, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी नौले को देखिए, किसी भी गांव में आप या किसी भी शहर में अगर आप नौले देखें, जैसे आप गंगुली हाट चले जाएं तो वहाँ हाटकाली में नौला है। आप बद्रीनाथ चले जाएं तो वहाँ पर पे बद्री विशाल का नौला है। आप उत्तरकाशी में जाएं तो वहाँ भी आपको काफ़ी सारे नौले वगैरह मिल जाएंगे। इवन आप जौनसार में चले जाते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी नौले मिलेंगे। वो नौलों का जो जियोलॉजी यानी कि भूगर्भी जो विज्ञान है वो जो है ज़्यादातर यही है कि एक पहाड़ होगा, पहाड़ में एक अच्छा खासा चौड़ी पत्ती का प्लांटेशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे में एक चट्टान होगी और चट्टान से एक पैसेज सा जाएगा जिसके द्वारा नौला जो है निर्मित होगा। तो इसका मतलब जी, अगर नौले में जल चाहिए तो उसके ऊपर जंगल चाहिए। जी। दूसरे हमारे जो चीज़ आती है वो है हमारे धारा। अब ये धारा भी आपका हमारे को प्रकृति ने उत्तराखंड को कूट कूट करके दी है। तो जहाँ जहाँ भी हमारे गांव वगैरह बसे वो सारे के सारे या तो नौलों के पास में बसे या फिर धाराओं के पास में बसे। अब ये धाराएं तो आशुतोष जी, ये जो हमारे धारे हैं ये एक तरीके से नौले से बड़ा रूप है। यानी कि अगर आपके ज़्यादा पहाड़ आए और ज़्यादा पानी स्टोर हुआ तो वहाँ से आपके धारे आएंगे। और उन धाराओं के पास में जाहिर सी बात है क्योंकि पानी ज़्यादा है तो उस एरिया में आप देखेंगे तो आबादी भी ज़्यादा होगी। यानी वो कोई बड़ा गांव या कोई बड़ा शहर उस धारा के पास में आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो है हमारे और जो अगर देखना चाहें तो हमारे उसके अलावा आपके आते हैं ताल। ये भी प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे कि आपका नैनीताल ज़िले की हम बात करें तो यहाँ पर आपको नहीं भी तो कम से कम 60-70 ताल आपको अवश्य मिलेंगे, छोटे बड़े अलग अलग तरह, छोटे बड़े मिला करके, जिनमें सबसे बड़ा आपका नौकुचिया ताल है। उसके अलावा आपका नैनीताल तो यानी नैनी झील जो है वो तो विश्व फेमस है ही। इसके अलावा भी आपके करीब भीमताल और नौकुचिया ताल, 7 ताल में 7 ताल हैं, अधम ताल, काफ़ी सारे जो ताल हैं वो हमारे यहाँ पर पे हैं। मतलब नैनीताल ज़िले में तालों की कोई कमी नहीं है, जिसके द्वारा कि वहाँ पर पे काफ़ी सारे गाँवों को पानी कृषि के लिए एवं पीने के लिए मिलता है। अब इनकी संरचना भी एक तरीके से प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने करी है, यानी कि ये कोई कृत्रिम आपके ताल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
और जो स्रोत हैं तो वो है खाल। जैसे कि अगर हम बात करें पौड़ी ज़िले की, तो पौड़ी ज़िले में कई सारे जो एरिया मैं आसपास के कहूँगा इलाके। या गांव कहूँगा, तो वो सारे के सारे गांव के नाम आपका खाल पे हैं। जैसे कि पौड़ी खाल, रेखड़ी खाल, और भी बहुत सारे, करीब 30-40 नाम तो खाल जामला के खाल। नाम पर जी। पौड़ी जामला से तो खाल, अपना बहुत पुराना लगाव रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर भी आपको करीब 50-60 खाल के नाम पर पे गांव जो हैं वो मिलेंगे। हम्म। तो खाल भी एक तरीके से आपका जो कोई पहाड़ है, पहाड़ के जो ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर पे एक कैचमेंट एरिया है, उसको खाल कहते हैं। हम्म। ठीक है। और उन खाल के से नीचे की तलहटी पे आपको पूरा का पूरा गांव बसा हुआ मिलेगा। हम्म। क्यों? क्योंकि ऊपर में आपका खाल बना है और नीचे आपकी प्लांटेशन है, तो वहाँ से पानी रिश्ता हुआ उस खाल का, बरसातों में पानी जो है खाल में भर गया। ठीक है। और उसको संवर्धित करके रखा वहाँ पर पे, जो हमने पेड़ पौधे लगाए, खासकर चौड़ी पत्ती के, जैसे कि बांज का जंगल अगर आपका है या फिर आपका उत्तीस वगैरह है, तो वहाँ से पानी रिश्ता हुआ जो है आपका नीचे एक उस गांव को धारा के रूप में या फिर नौले के रूप में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा खालों का भी है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जिलों में, जैसे अल्मोड़ा या पौड़ी, अलग अलग जिलों में वहाँ की भूगर्भीय संरचना या फिर वहाँ की भौगोलिक संरचना के अनुसार पानी के अलग अलग हमारे स्रोत हैं जी। उदाहरण के लिए अगर जंगल ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हमको नौले ज़्यादा दिखेंगे जी। लेकिन जहाँ पर जंगल ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और जहाँ पर मिट्टी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर इस तरह के पेड़ लग सकें, वहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए पौड़ी जिला, वहाँ पर खाल होते हैं। तो कहने का मतलब बावजूद इसके कि किसी जगह पर हमारे पेड़ हैं या नहीं हैं, पानी की उपलब्धता उस क्षेत्र के अनुसार बदल जा रही है, लेकिन पानी की उपलब्धता रह सकती है, होती है। मतलब हमारे पूर्वजों ने पानी की उपलब्धता को लगातार रखने के लिए अलग अलग तरह के तकनीकें इजाद की ताकि हम लोग आज भी पानी पी सकें। इसी में मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा। एक चीज़ और होती है जिसको कहते हैं गूल। गूल, अब ये गूल जो है ये खेतीबाड़ी के लिए मुख्यतः यूज होती है। तो ये जो गूल हैं ये भी बनाई गई। ये हमारे पहाड़ों में जो सेरे होते हैं यानी कि धान के खेत, उनके लिए जो है ये गूलों का निर्माण हुआ। और गूलों को क्या है कि कोई एक अमिट धारा जो बह रही है उसमें से एक आपने हिस्सा निकाला और वहाँ से एक नहर जैसी, एक छोटी सी नहर या मेड़ वगैरह, कच्ची मेड़, उसके द्वारा आपने जो है वो गूल को अपने मतलब वहाँ के पानी को आपने डाइवर्ट करके यानी कि अपनी ओर को लेते हुए अपने खेतों को पानी दिया। ये जो संरचना थी ये थी गूल की। इसके अलावा घराट होते थे हमारे पहाड़ों में, यानी कि अब आपने अनाज बो लिया है, अब अनाज बोने के बाद आप इसको पिसवाना चाहेंगे तो उसके लिए पारंपरिक आपका कोल्ड प्रेस्ड, असली अगर मैं कहूँ कि कोल्ड प्रेस्ड अन्न की बात करें या फिर आपका सरसों से तेल बनाने की बात करें या तिल से तेल बनाने की बात करें, तो वो कोल्ड प्रेस जिसे कहा जाए, जो आज मतलब जो हम अब भूल चुके हैं, वो आपको यहाँ मिलेगा, या हमारे यहाँ का कोदा या मडवा। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इनको अब हमें अगर वो करना है तो उसके लिए हमने घराटों का निर्माण करा। और ये एक उम्दा और उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का नमूना है। यदि आप किसी पुराने घराट की ओर को बारीकी से देखें तो जो इंजीनियरिंग आपको वहाँ पर पे दिखेगी, उसके आगे आज की जो मॉडर्न आपकी जो टरबाइंस हैं वो फेल हैं। आप अगर उसके इम्पेलर की बात करें, यानी कि जिसके द्वारा वो मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका वहाँ से पानी को एक फ्लो के साथ आ रहा है। ठीक है। अब उसका फ्लो को कंट्रोल करना है तो उसमें एक हमने तास लगा दिया। तास मतलब एक लकड़ी का फट्टा या फिर किसी लोहे का फट्टा जिसके द्वारा कि हम उस नहर को बंद कर दें। अच्छा, उसका भी निर्माण अगर आप देखें तो वो वी शेप का होगा। जो आपने भी मैकेनिकल में देखा होगा कि वी शेप की हम नॉच यूज करते हैं, तो उसमें फ्लो जो है और प्रेशर आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आपको वहाँ पे जो गूल या वो जो नहर मिलेगी वो वी शेप की आपको मिलेगी, इस तरीके का शेप आपको मिलेगा। उसके अलावा उसका फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपने जो एक पहले से बांध बनाया है वो वाली बात है।
उसके बाद जो इम्पेलर है वो जनरली आपका चीड़ की लकड़ी का मिलेगा। अब चीड़ की लकड़ी का फ़ायदा क्या है, और चीड़ भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल चीड़, यानी काफ़ी सीजनड कोई लकड़ी हो। सीजनड मतलब कि काफ़ी पुराना कोई पेड़ है, उसके अंदर का कोर पार्ट का आपने इम्पेलर बनाया। इसके अलावा अब इसमें जो फीडर सिस्टम है, मतलब जहाँ पर पे आपने अन्न डाला तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन होना चाहिए, यानी कि एक ऑटोमेटिक फीडिंग का जो है वो व्यवस्था हो। तो उसके लिए भी उन्होंने एक उम्दा इंजीनियरिंग का यूज करा है। एक तरीके का आपका एक लावणू कहते हैं हमारे लोकल भाषा में, मतलब कुमाऊनी भाषा में, तो लावणू वहाँ पर पे लगाते हैं, जिसके द्वारा वो टन टन पानी इधर से घुमा और ये टन टन बजेगा, और यहाँ से आपका जो है फीडिंग अन्य जो है फीडिंग जो है वो नीचे चक्की के पार्ट पे आ रही है। इसके अलावा भी जो वो नीचे पत्थर के पार्ट हैं, एक फिक्स होगा एक मूविंग होगा, यानी कि नीचे इम्पेलर से पत्थर जो जुड़ा है वो भी एक ज़बरदस्त इंजीनियरिंग, मतलब अगर आप कहें तो मॉडर्न इंजीनियरिंग उसके आगे फेल है, या फिर मॉडर्न इंजीनियरिंग को उस घराट से जो है एक मतलब एक उत्कृष्ट नमूना, मतलब वहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक केस स्टडी बनती है वो पूरी की पूरी। कभी इस पर पे भी हम, मेरा अनुरोध है कि एक केस स्टडी हम लोग लेकर के आएंगे कि हमारे घराट किस तरह काम करते आए हैं। जो आज के युवा हैं जो ये समझते हैं कि पूर्व समय में लोगों के पास दिमाग की कमी थी, या फिर वो ये समझते थे कि उस समय के लोग इतने ज़्यादा जानकार नहीं होते थे और आज के समय के लोग ज़्यादा जानकार हैं और विज्ञान की तरक्की आज ज़्यादा हुई है, उन लोगों को ये समझना चाहिए। और मैं तो उनसे ये आग्रह करूँगा कि एक बार वो घराट यानी घट को विजिट करें और उसकी तकनीक को जानने की कोशिश करें। उनको ये समझ में आएगा कि उस समय, आज नहीं कई वर्षों पहले, ये सब इंजीनियरिंग के नमूने देने वाले लोग हमसे कहीं ज़्यादा सोचने की शक्ति रखते थे। और अगर उस समय उन्होंने वो तकनीक ना दी होती तो आज हम ये तकनीक आज हासिल नहीं कर पाते। हो सकता है हमें हासिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन देखा जाए तो उतने पुराने समय में जब कभी गूगल नहीं था उस समय उन्होंने वो तकनीक दी। इसीलिए इस बात के लिए हमारे आज के युवा पूर्व के लोगों को धन्यवाद दें। जी सर। तो हम इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा अब परंपरागत रूप से भी बात बताता हूँ, जैसे नौले, क्योंकि नौला सबसे छोटा रूप है, या खाल या धारे। तो इसको ऐसा नहीं है कि इनको बस ऐसे आ गए, आपने वहाँ पे बस गए और आपने जो है वहाँ पर जो है बस इनका कोई ऐसे केयर नहीं किया। इसको एक तरीके से परंपरा से जोड़ा गया। परंपरा से ऐसे जोड़ा गया कि अगर आप किसी भी नौले का अगर आप विजिट करें, जैसे कुमाऊं में के नौले हों या फिर आपके गढ़वाल के नौले हों, यानी पहाड़ के कहीं में भी नौले आप देखें, तो नौले का जो शेप आपको मिलेगा वो मंदिर नुमा मिलेगा। अब मंदिर नुमा मिल रहा है यानी कि यहाँ पे जल देवता है, और जल देवता में आपको हमेशा वहाँ पर पे विष्णु भगवान की प्रतिमा अवश्य मिलेगी। यानी कि उसको पूरा का पूरा धर्म के साथ जोड़ने के पीछे कारण ये, मतलब ये वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए, जो जिसके करके हम हैं वही तो देवता है, और उसका पूजन ना हो या उसका संवर्धन ना हो या संरक्षण ना हो तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस या मतलब हमारा जो स्रोत है वही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में अगर जीवन चाहिए तो जल, जंगल और जो जमीन है वो हमारे लिए एक देवता के समान है जी। और हमारे पूर्वजों ने उसे देवता की तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया ताकि हम उनका संवर्धन और संरक्षण कर सकें। देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ पर पे अगर आप बात करें, ये तो जल देवता की बात आई। दूसरे हमारे यहाँ पे परंपरागत जो रहे हैं उसमें जैसे बसंत ऋतु आई तो हमारे यहाँ पे फूलदेई का त्यौहार अभी हाल फिलहाल ही गया है। फूलदेई क्या है? वो जंगल के देवता का पूजन करने का हमारा जो है एक त्यौहार रहा है। मतलब ये जो है परंपरा में हमारे डाल दिया गया है। इसके अलावा जब बरसातें आई तो हमें हरेला, आज हरेला ठीक है हम घर में बो रहे हैं, लेकिन ये हरेले का मतलब इतना भर नहीं है। इसका मतलब है कि आप और प्लांटेशन करें और
बरसातों में चूंकि वैज्ञानिक रूप से आप देखिए तो कोई भी पौधे को उगाना सबसे आसान जो है वो बरसातों में है, क्योंकि आपको सबसे बड़ा काम जल जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से स्वतः ही जल आ रहा है। तो हरेले में प्लांटेशन का जो पहले से परंपरागत आ रहा है, आज का नहीं है, ये हज़ारों साल से हमारी परंपरा चल रही है, तो ये दिया गया है। अमित जी, इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा। जी मैं अपने गांव की परंपरा के बारे में बात करना चाहूँगा। उसमें क्या होता है कि जब भी हमारी कोई फसल पकती है, जी ये तो सत्य है कि उस फसल को पकने के बाद घर में हम अपने देवता को चढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा हम दो और तरह के त्योहार का आयोजन करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि किसी जंगल में जाकर वो जो नई फसल है उस जंगल के देवता को, वो चाहे जैसे भी हो, ताकि जंगल में घास हो सके। कहने का मतलब हम एक अपनी इज्जत दे रहे हैं, उन्हें एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं ताकि हमारे जंगलों का संवर्धन हो सके। तो हम क्या करते हैं कि जंगल में जाके जंगल देवता की पूजा की जाती है और प्रॉपर त्योहार मनाया जाता है उस दिन के लिए। वो सारे, खासकर वो लोग जो अपने जानवरों को उस जंगल में ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम जंगल की एक तरह से रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा लोकल ज़मीन के देवता की हम पूजा करने के लिए हम जो भी लोकल वहाँ के जो ग्राम देवता जिन्हें कहा जाता है, उन ग्राम देवता की पूजा करने के लिए भी हम जाते हैं और वहाँ पर उनको हम अन्न का दान करते हैं। जी तो ये भी हम जंगल और ज़मीन से जुड़े हुए होने की बात कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा ये परंपरा जो है मित्रों, हमारी जो है ये रची पची है। और आज दुख इस बात का होता है कि हम इस परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, सुना हमने ज़रूर है, हम दिल्ली मुंबई में बेशक हो सकता है हम अपने फूलदेई, हरेला या और अन्य त्योहारों को मनाते हैं, उत्तरायणी, किंतु फिर भी इसके मूल कारण को हम अभी समझना हमारे लिए आवश्यक है। दूसरी एक दिक्कत जो अभी जल की आई है, अगर हम चर्चा करें कि ये आधा क्यों रह गया, जबकि हमारे पूर्वज जो है इसको पूरा लबालब भर के इवन इसके बाहर आता हुआ छोड़ के गए। तो उसके पीछे कारण जो रहा, एक तो जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी का मतलब यह है कि ठीक है, आज भी आप नौले में जाएंगे तो आपको ऐसे ही कोई घुसने नहीं देगा कि आप चप्पल पहन के वहाँ चले जाएं या फिर आप वैसे करें। लेकिन दूसरा जो एक अनियंत्रित विकास हुआ, उसके करके भी काफ़ी नुकसान हमारे इस पर्यावरण को कह लीजिए या हमारे जल जंगल ज़मीन और जीवन को हुआ है। और वो इस तरह से है कि जैसे मैं आपको अल्मोड़ा का उदाहरण देता हूँ। तो अल्मोड़ा में कसार देवी का जो जंगल है उसकी तलहटी में बसता है एनटीडी। अब यह एनटीडी जो है यहाँ पर आपने बेतहासा जो है विकास कर दिया। मतलब उस एरिया में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया। और कंस्ट्रक्शन ठीक है, कंस्ट्रक्शन होने को मैं मना नहीं करता, लेकिन कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ा ख़राब है। अब वो कंस्ट्रक्शन जब हुआ तो उसने वहाँ के जो पैसेजेस थे, यानी कि जो जहाँ से वो कैनाल आ रही थी उसको जो है, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका संवेदनशील है, तो वहाँ पर पे से जो है वो पैसेज जो हैं या फिर वो जो हमारे जो रास्ते थे वो बंद होने शुरू हो गए, जिसके करके कि आपका अल्मोड़ा शहर के लिए पानी की एक बड़ी किल्लत आ गई। आबादी बढ़ी तो पानी की डिमांड भी बढ़ी, लेकिन साथ में ये वाले जो कारण थे ये बहुत ज़्यादा हो गए। तो अनियंत्रित और अवैज्ञानिक रूप से जिसका जहाँ मन आया उसने वहाँ पर पे अपना मकान बनाया, और वो भी पक्का कंस्ट्रक्शन, यानी कि सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन। वरना अगर आप देखें पुराना अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में आपके पाल के मकान होते थे, ठीक है। अब अगर आप बात करें तो लाइफ की, कि कई लोग दुहाई देते हैं कि जी साहब इसकी लाइफ जो है वो 20 वर्ष या 25 वर्ष है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 25 वर्ष चले, मैं मान लिया कि कंक्रीट की दीवार के कंक्रीट के मकानों की वर्ष वो हैं, लेकिन पाल के मकान भी आपके 15 साल तक चल ही जाते हैं। और साथ में वो आपके पर्यावरण के लिए को पोषण करते हैं, ना कि उसका दोहन करते हैं। तो इसलिए हमें जो है इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
हमें प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से अपने अगर यदि नौलों को बचाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। तीसरी बात, अब हर गांव जो है वो उसको हमें जोड़ना भी है, क्योंकि विकास भी चाहिए, तो हमें उसे रोडों से उसको पूरा कनेक्ट करना है। किंतु होता क्या है, रोडें ऐसी जगहों से बना दी जाती हैं जिसके पास से हो सकता है कि वो नौलों का पैसेज जा रहा है, तो वो जो नौला है वो उसके पैसेज जो है वो टूट गए और वहाँ से रोड बन गई, और पता लगा उसके करके नीचे के कोई गांव जो है वो पूरा का पूरा प्यासा रह गया, और उसके करके भी एक पलायन हो रहा है। तो अतः मेरा एक विनम्र निवेदन ये भी है कि आप पहले इन सब चीज़ों को भी समझें कि विकास के अंधी दौड़ में नहीं बढ़ना है, हमें जो है थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो अवैज्ञानिक थे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि जितनी बात मैंने आपको बताई है, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें उतनी इंजीनियरिंग नहीं आती जितनी हमारे पूर्वजों को इंजीनियरिंग आती थी। तो उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक रूप से जो है इन सब चीज़ों का संवर्धन एवं संरक्षण किया है, तो हमें उस परंपरा को बरकरार रखना पड़ेगा, अन्यथा ये ग्लास और छोटा होते चले जाएगा। तो अगर मैं आपने जो अभी बातें कही उसको संक्षेप में कहूँ तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में क्या हमें विकास चाहिए? जी हाँ, विकास चाहिए, लेकिन हमें विकास जल, जंगल और ज़मीन के मूल्य पर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनके मूल्य पर विकास करेंगे तो जीवन नहीं रहेगा, फिर हम वो विकास किसके लिए करेंगे? हमें एक वैज्ञानिक रूप से अपनी परंपराओं को संरक्षण करते हुए विकास चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए अमित जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो ये लगातार जितने भी जल के स्रोत हैं जी, जो आपने अभी बताया कि लगातार सूखते जा रहे हैं, और पहाड़ के कई शहरों, कई गांवों पर पानी की एक विकट समस्या आन पड़ी है, जिसमें आपने ये भी जोड़ा कि पानी की इस कमी के कारण भी पलायन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर इसका सल्यूशन क्या हो सकता है कि हम लोग इन पानी के अपने जो स्रोत हैं, पानी के जो जितने भी हमारे नौले या खाल हैं, तो हम इनका संवर्धन या संरक्षण कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसको साइंटिफिक या फिर वैज्ञानिक भाषा में बोलूं तो किस तरह से हम इन पानी के सोर्स को रिचार्ज कर सकते हैं ताकि हम जल, जंगल, जमीन को बचाकर जीवन को बचा सकें? तो देखिए, मैंने काफ़ी सारी जो है इस पे स्टडी की है, क्योंकि मैं भूगर्भीय विज्ञान का छात्र नहीं रहा हूँ, यानी जियोलॉजी का मैं छात्र नहीं रहा हूँ, किंतु इसमें एक जियोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो होता यह है कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मतलब आपको देखना पड़ता है, माना मेरा गांव है और मेरे गांव के नौले सूख गए हैं या उसमें पानी जो है वो कम आ रहा है, तो इसके पहले तो मुझे मूल स्रोत ढूंढना है कि ये नौले आ कहाँ से रहे हैं। उसके बाद उसमें कुछ जियोलॉजी के हिसाब से आपको वहाँ की चट्टानों के बारे में एक स्टडी करनी पड़ेगी कि ये चट्टान किस तरीके की हैं। तो चट्टानें भी मुद्दा 4 या 5 तरीके की होती हैं, उसके आधार पर पे ही हम उन चट्टानों के हिसाब से एक पूरी केस स्टडी बनाते हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है इसमें, करीब 15 या 20 दिन। उसके बाद फिर हम आगे का प्लान तैयार करते हैं। अब आगे के प्लान में ये रहता है कि हमें उन चट्टानों के ऊपर या तो हमें खाल बनाएं या हम एक पोखर बनाएं। खाल मतलब थोड़ा बड़ा हिस्सा, पोखर एक कंटूर्स वगैरह टाइप के हमने बनाए, और प्लांटेशन करें। किस और पे प्लांटेशन ज़्यादा करें, कहाँ पर पे हमें खाल बनाना है, ये पूरा एक वैज्ञानिक विधि है। अब मैं चूँकि अब आज की डेट में बहुत सारे हमारे पहाड़ के लगभग हर गांव में आपको एक ना एक इंजीनियर अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड ने काफ़ी सारे इंजीनियर देश विदेश को दिए हैं। तो मेरी इस मंच के द्वारा ये भी आप लोगों से विनम्र निवेदन है अपने इंजीनियर भाइयों से कि कृपया अपना पहाड़ को भी देखें, थोड़ा बहुत वहाँ पर पे भी समय बिताएं और इस सब की चीज़ों पर पे भी स्टडी करें, क्योंकि मूल को अगर आप भूलेंगे तो पत्तों में पानी डाल करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मूल अगर आपका कटा तो आप समझ लीजिए आप भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैज्ञानिक रूप से पहले वहाँ पर पे कि रॉक वगैरह की स्टडी करनी पड़ती है, और पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ पर पे आपके वो मूल जो है चट्टानें हैं और वो किस तरह की चट्टानें हैं।
और उनमें किस तरह के फ्रैक्चर्स हैं। जनरली अगर मैं टेक्निकल भाषा बोलूं तो फ्रैक्चर की स्टडी करनी पड़ती है रॉक्स की, जिसके द्वारा कि ये पानी रिस के यहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद हम जो है उस पर पे एक सॉलिड वर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा कि हम उन नॉलों को पुनः रिचार्ज कर सकते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं जिसमें कि पुनः जो है आपका नॉले रिचार्ज हुए हैं। और उससे और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने एक मतलब माना कि एक गांव है, उस गांव में 2 या 3 नॉले हैं, ठीक है। 2 तो 10 साल या 15 साल पहले ही सूख गए थे, और ये वाला भी नौला या तो सूख गया है या ये सूखने की कगार पे है। खासकर गर्मियों के सीज़न में कि 2 या 3 महीने तो बहुत ज़्यादा विकट समस्या आती है। उस समय पे जब उस पर काम हुआ है तो उन कामों में ये देखा गया है कि जब इस वाले के लिए हमने काम किया तो पता लगा बाकी के जो 10 या 20 साल से हमारे नॉले जो हैं सूखे हुए थे या ख़त्म हो चुके थे, वो भी पानी देना शुरू कर चुके हैं। तो इस तरीके का हमारे यहाँ जो है मतलब वैज्ञानिक आधार पे अगर हम उसके थोड़ा बहुत स्टडी करें, थोड़ा सा इंजीनियरिंग का भी उसमें इस्तेमाल करें, थोड़ा हाइड्रोलॉजी वगैरह हमें देखनी पड़ेगी, तो हम आराम से ये काम कर सकते हैं। हमने से किया है। हाँ, इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग का काम लगेगा, लेकिन असल काम उस गांव का ही है। मतलब लोकल को लिए बिना हम ये काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपना वास्तव में गांव का संवर्धन करना है, आपको वास्तव में अपनी संस्कृति से प्यार है, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। अमित जी, इस बात में मैं आगे कुछ ये बातें जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में रुड़की में एक जी हाइड्रोलॉजी विश्व स्तरीय कॉलेज, और उसमें भी आईआईटी रुड़की की बात मैं कर रहा हूँ, और उसमें भी हाइड्रोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है जी, जो जो आपको उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अलग अलग जानकारियाँ प्रदान कर सकता है, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने उस क्षेत्र के वातावरण या और उस क्षेत्र की ज़मीन से जुड़े हुए बहुत सारे आंकड़े ले सकते हैं, ताकि आप उसको अलग अलग तरह से संवर्धित कर सकें। यही नहीं, इसके अलावा हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट भी है हिमालयन रिसर्च पे, जिस पे उन्नत तरह की रही हैं। लेकिन उसमें समस्या क्या आई कि उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर रिपोर्टें लिखी। अगर आप देखें उन रिपोर्टों को तो उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर लिखी। अब एक कॉमन मैन जो 10 या 12 तक पढ़ा है उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, किंतु एक इंजीनियर, यद्यपि हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे वो सीएस से हो, वो उनको पढ़ के समझ कर अपने एरिया का हिसाब लगा कर कि फ्रैक्चर की स्टडी वगैरह करके जो है ये काम कर सकता है, और फिर आसान शब्दों में अपने गांव के लोगों को समझा सकता है। जी जी जी। तो पहल हमें स्वयं को करनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि हमारे नेता लोग या राजनीतिज्ञ लोग इस पे कुछ करेंगे या कोई एनजीओ आके करेगी, तो क्षमा करें कि ये संभव नहीं है। 20 साल हमने भी देख लिया है, उससे उल्टा नुकसान ही हो रहा है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन केवल हमारे पूर्वज ही दे सकते हैं। जैसे कि हमारे जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया कि उन्होंने पेयजल योजना दे दी। अब पेयजल योजना में 1-2 साल तो आपका पानी आया, आप खुश रहे कि आपके घरों में नलों में पानी आ रहा है, आपको कहीं दूर जा कर के पानी नहीं भरना पड़ रहा है। किंतु 2-3 साल बाद आपको पता लगा कि अब इसमें पानी ही नहीं है, खासकर गर्मियों का जो सीजन आता है। तो अतः अगर आग आपके घर पे लगी है तो बुझानी भी आप ही को पड़ेगी। आप सोचें कि कोई पड़ोस बाहर का व्यक्ति आकर के उसको बुझाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। बाहर का व्यक्ति आकर तो उसमें हाथ सेकेगा जी। तो दगड़ियों, मैं यहाँ पर यह भी बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान संसाधनों पे नहीं बल्कि इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। बिल्कुल। अगर जनता की इच्छा शक्ति हो तो वो दबाव सरकारों पे बना सकती है, और सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो फिर हमारे गांव की, हमारे जल जंगल जमीन की काया पलट हो सकती है। बिल्कुल। जिस सपने को लेकर हमने उत्तराखंड का निर्माण किया, उस सपने को हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी भागीदारी उनकी है जो लोग उस जगह से जुड़े हुए हैं। जी। अभी आपने देखा अमित जी ने जो अलग अलग तरह की जानकारियां दी, मुझे लगता है ये जानकारी इतनी अवश्य है कि आप सब लोग इससे खुद जागरूक हो सकें और अपने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर सकें। जी। हमारा प्रयास
इस क्षेत्र में जारी रहेगा और भविष्य में हम इस तरह की चर्चाएं आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी इस चर्चाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें जागरूक करें, क्योंकि हमारा ये जो प्रयास है ये एक तरह का आंदोलन है जी। तो इस आंदोलन के आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और ये जो हमारा आंदोलन है इसमें अपनी भागीदारी दीजिए। तो हम अगले एपिसोड में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नारायण 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 नारायण।